Now we come to the new part of this chapter, that is amino acids. पिछला पार्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कार्बोहाइड्रेट, वो पूरा हो गया. नया कंपोनेंट आ गया बायोमोलिक्यूल्स में, अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स क्या है, कैसा रोल रखते हैं, क्या साइज है? अमाइनो एसिड्स कैटेगरी में आते हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल्स की. जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल जाएंगे तो उससे मैक्रोमोलिक्यूल बनेंगे और उसको क्या कहेंगे? प्रोटीन. वो भी सिलेबस में हमारे, उसका भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे. अभी पहले माइक्रो की बात हो रही है, उसका छोटा कंपोनेंट, दैट इज अमाइनो एसिड. नाम देखो जरा उसका, अमाइनो एसिड. ये ऐसे कंपाउंड है, ऐसे केमिकल कंपाउंड है जिनमें कम से कम एक अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप और कम से कम एक एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा पक्का. मिनिमम एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप एंड एटलीस्ट वन कार्बोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट. और इसी के आधार पर मिलाकर नाम क्या हो गया? अमाइनो एसिड. तो अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप रखने वाले कंपाउंड कम से कम दोनों एक एक जरूर होंगे. जब मैं बोलता हूं कम से कम एक एक जरूर होंगे तो तुरंत सवाल अराइज होता है, क्या एक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? यस, एग्जांपल आएंगे. पर मिनिमम किसी अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप मतलब COH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा. पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में लार्ज नंबर में अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, खूब कैटेगरी के हैं. मैंने कहा ये अमाइनो एसिड ही प्रोटीन बनाएंगे, तो क्या कोई भी अमाइनो एसिड आ जाता है? नहीं. पाए जाने वाले अमाइनो एसिड बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा है. उनमें से केवल 20, ओनली 20 ऑफ देम फॉर्म प्रोटीन्स. मतलब 20 प्रकार के अमाइनो एसिड ही मिलकर प्रोटीन बनाते हैं. बाकी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में और दूसरे रोल रखते हैं. क्या ये 20 भी मेटाबॉलिज्म में रोल रखते हैं? बिल्कुल. लेकिन साथ में क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. दे आर फाउंड इन प्रोटीन्स. ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. इसका मतलब नाम क्लियर होना चाहिए, अमाइनो एसिड. और क्या क्लियर होना चाहिए? बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं और जिनमें से 20 प्रकार के अमाइनो एसिड किसमें पाए जाएंगे? प्रोटीन में. बायोलॉजिकल सिस्टम में तो बहुत सारे हैं. अब ये बेसिक आइडिया हमारा अमाइनो एसिड का तैयार हुआ. कई सारे खूब डिटेल आएगा इसका. अगला पॉइंट फिर यहां पर आता है, प्रोटीन्स हैव अमाइनो एसिड्स इन विच NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप मतलब अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर एसोसिएटेड एट अल्फा कार्बन. NCERT का पॉइंट, अल्फा कार्बन समझाऊंगा. बिल्कुल क्लियर, एकदम सिंपल छोटा सा पॉइंट है. जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में पाए जाते हैं उनमें अमाइनो ग्रुप ये रहा आपके सामने और कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप वो सेम अल्फा कार्बन पर अटैच्ड है. ये रहा आपके सामने. अल्फा कार्बन केमिस्ट्री में किस पर्पस के लिए यूज होता है? किसी फंक्शनल ग्रुप से जो अगला कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन. जैसे इधर से देख लो, ये COH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है. इससे अगला कार्बन क्या है? ये कार्बन. यही कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा. क्या इसी कार्बन पर अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों अटैच्ड हैं? यस. इसी प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर जिनमें सेम अल्फा कार्बन, एक ही अल्फा कार्बन है कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप का, उस पर ही दोनों अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है. फिर आपकी केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज छोटे बच्चे वाली, कार्बन की वैलेंसी 4 मतलब एक एक तो इन्होंने भर दी, बाकी 2 वैलेंसी कौन कौन भर रहा है? एक वैलेंसी पक्का हाइड्रोजन भरेगा. तो मतलब ये 3 चीजें तो पक्की हो गई. चौथा कौन है? ये देखो आपके सामने, R ग्रुप. जब मैं कहता हूं चौथा R ग्रुप, मतलब ये R ग्रुप क्या है? अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड में ये बदलेगा. क्या फिक्स रहेगा हर अमाइनो एसिड के लिए? अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप H.
कौन बदलेगा? आर। इसीलिए लिखा है इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। जब भी ए लिखूंगा, ये ए का मतलब क्या होगा? अमाइनो एसिड्स। कई जगह मैंने यूज किया है ए मतलब अमाइनो एसिड, ए मतलब अमाइनो एसिड, क्योंकि बहुत डिस्कशन चलेगा, हर बार पूरा नहीं लिखता रहूंगा। ए मतलब अमाइनो एसिड। इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर इज वेरिएबल। कौन बदल रहा है? किसमें बदलाव होता है? आर ग्रुप बदलता है। एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको, पहले ये याद करना है कि आर ग्रुप बदलेगा। फिर आगे पॉइंट आता है अल्फा अमाइनो एसिड्स आर आल्सो रेफर्ड एज, फिर ये एनसीईआरटी का पॉइंट, आल्सो रेफर्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कंपाउंड्स। एनसीईआरटी कहता है कि ये जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कंपाउंड्स हैं। क्यों कह रहा है एनसीईआरटी ऐसा? देख लो आप, मीथेन क्या है? CH4, ये मीथेन है। तो एनसीईआरटी कह रहा है ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। सही कह रहा है एनसीईआरटी। इस H को हटाकर सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्या लगा दो? अमाइनो ग्रुप। इस H को हटाकर इसकी जगह क्या लगा दो? कार्बोक्सिल ग्रुप। और इस H की जगह क्या लगा दो? R ग्रुप, जो भी हो इसका मतलब, और ये H अपनी जगह रहेगा। इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। उस मीथेन के वैलेंसी के जो हाइड्रोजन है उनका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये मतलब है उसका, केमिकल टर्म से ही। तो ये मीनिंग बनता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहने का। पहले ये बनाया, फिर मीथेन से इसका कंपैरिजन करके रिप्लेसमेंट करके दिखाया, इसका रिप्लेसमेंट कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया। अब ये जानकारी आ गई हमारे पास। तो कौन बदलेगा? आर। किसमें बदलाव आएगा? आर में बदलाव आएगा। अब जरा देख लो इसके कुछ एग्जाम्पल्स, बड़े एग्जाम्पल सारे लूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे साधारण अमाइनो एसिड बताओ, वो कौन है? ग्लाइसिन। इसमें आपको NH2 दिखेगा, H दिखेगा, COH दिखेगा, पहले ही कह चुका मैं, ये तो फिक्स हो गए। कौन पता करना है? R। इसमें R इज इक्वल टू H, यही इसका R है, यही इसका R है। तो इसका मतलब इसमें इस अल्फा कार्बन पर, इस सेंट्रल कार्बन पर दो H नजर आ रहे हैं आपको। ये H एक इधर है, एक H इधर है, जिसमें R सबसे साधारण है। H से साधारण और कोई R नहीं है किसी अमाइनो एसिड में, इसीलिए वो कहलाता है सबसे सिंपल अमाइनो एसिड। इससे छोटा और कोई R ग्रुप नहीं है किसी अमाइनो एसिड में। और एग्जांपल देखो, एलेनिन इज अनदर अमाइनो एसिड, जो कि एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है। इसमें R इज इक्वल टू क्या है? CH3। R इज इक्वल टू क्या है? CH3 है। मिथाइल ग्रुप R की जगह पर आ गया, तो ये जो कंपाउंड बन गया वो है अमाइनो एसिड एलेनिन, इस R की जगह पर। तो आप देखो ये सबसे सिंपल था, उससे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जा रहे हैं हम। ये CH3 आ गया, जो कि एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड की कैटेगरी के अंदर आता है। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सब याद करने के, कहीं नहीं छोड़ के भाग सकते आप इनको। ये इनके स्ट्रक्चर तक सब याद करने हैं। मैंने पहले भी कहा, जहां जरूरत नहीं थी वहां मैं मना कर देता हूं, लेकिन जहां जरूरत है वहां क्लियर बोलूंगा, ये याद करना है सब। फिर इसके बाद अनदर एग्जांपल, सेरेन। सेरेन अमाइनो एसिड इज अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, जिसमें आप देख रहे हैं NH2 वैसा ही है, H है, COH है, लेकिन R ग्रुप की जगह क्या है? CH2OH। ये इधर इधर नहीं आ रहा, उधर। ये सेरेन है, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड सेरेन। यहां पर आप देख लो, तो ये CH2OH, OH आ गया, अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। इसके कारण सेरेन क्या कहला रहा है? इसके कारण सेरेन कहला रहा है अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। मैंने कहा याद करना है, सेरेन सिलेबस के अंदर है, एनसीईआरटी देता है। एनसीईआरटी ने एक ही पेज पर सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना दिए, कार्बोहाइड्रेट का, फॉस्फोलिपिड का, और जिसकी जरूरत पड़ी साथ में अमाइनो एसिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, सब एक पेज पर ही बना दिए। तो इसका मतलब सिलेबस के अंदर आ गए सब। एसिडिक अमाइनो एसिड, बहुत बढ़िया पॉइंट। एसिडिक अमाइनो एसिड वो है जिनके अंदर अतिरिक्त COH है। आप देखो, हमारा नाम देखो, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड।
ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ये केमिकली बेसिक होता है, और ये तो एसिड बोल ही रहे हैं हम, तो इसका बेसिक नेचर और इसका एसिडिक नेचर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन यदि एक और अतिरिक्त COH आ जाए तो नेट नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। सो जो एसिडिक अमाइनो एसिड है उनमें एक्स्ट्रा COH प्रेजेंट है। एसिडिक अमाइनो एसिड के अंदर एक्स्ट्रा COH प्रेजेंट है R ग्रुप के अंदर। आंसर ग्लूटामिक एसिड। NH2 वही है, H वही है, COH वही है, लेकिन यहां पर CH2 CH2 COOH R ग्रुप आ गया ये इसका। इसके R ग्रुप के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके R ग्रुप में एक और एक्स्ट्रा एसिडिक नेचर वाला हिस्सा प्रेजेंट है, जिस कारण से इसका नेट नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। NH2 फिर बोलता हूं, NH2 जो है वो बेसिक है, जबकि COH आप पहचानते हैं एसिडिक है। अब कंपैरिजन कर लो, बेसिक ग्रुप रह गया एक, एसिडिक ग्रुप हो गए दो, एक इधर COH एक इधर COH, तो इसका मतलब नेट नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। ये रिजल्ट आ गया। प्रोमिनेंट एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड। अगेन स्ट्रक्चर पूरा पहचानना है, ऐसे ही रटना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने रटा हुआ है इसको। वो तो NH2 HCOH तो है ही अपनी जगह, इसका R पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सिलेबस के लिंक में है, R पता होना चाहिए। CH2 CH2 COH। ये कार्बन पूछ सकता है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। ग्लूटामिक एसिड इंपॉर्टेंट है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। 1 2 3 4 5 कार्बन का कंपाउंड है। ये भी पॉइंट काम आता है ग्लूटामिक एसिड में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इन दोनों की कहानी होगी। अल्कोहलिक आ गया, एसिडिक आ गया, तो क्या इसका उल्टा भी होगा? बेसिक भी होगा? बिल्कुल होगा जी, बेसिक भी होगा। वो बेसिक क्या है? ये आ गया बेसिक अमाइनो एसिड। इसमें एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप है, इसके R ग्रुप में एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप। तो NH2 अपनी जगह, H अपनी जगह, COH अपनी जगह, लेकिन यहां पर इसका जो R ग्रुप है CH2 थ्राइस, मतलब 3 बार CH2 आएगा, पूरा 3 बार अलग अलग नहीं लिखते हैं। और उसके बाद एक और CH2 पर क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है, ये आपके सामने। तो ये ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें एक्स्ट्रा आप अमाइनो ग्रुप देख रहे हैं। तो मैंने जो अभी पीछे बताया था, अमाइनो ग्रुप बेसिक, COH ग्रुप एसिडिक। तो अब आप देख लो, इसमें बेसिक वाले 2 हो गए, एसिडिक वाला एक ही है, तो नेट नेचर कैसा हो गया? बेसिक हो गया। एंड दैट इज लाइसिन। एग्जांपल दिया लाइसिन का। तो लाइसिन में आप ये देख रहे हैं कि इसमें केमिकल नेचर कैसा हो गया? नेट। इसका केमिकल नेचर बेसिक हो गया, क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा है। बैलेंस हो तो न्यूट्रल तो है, या फिर न्यूट्रल के साथ फिर कोई और नेचर आ सकता है, अल्कोहलिक वगैरह, वो अलग चीज है। लेकिन एसिडिक बेसिक डिसाइड करने के लिए उसमें सिंपल पॉइंट है कि कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक, अमाइनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक। दोनों एग्जांपल देकर आपको समझाया है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने का, बहुत बढ़िया, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का आयनाइजेशन मतलब वो आयनाइज होकर किस प्रकार का नेट चार्ज प्राप्त करेंगे, वो आयनाइजेशन है। निर्भर करेगा मीडियम, मतलब उनकी सराउंडिंग की पीएच कैसी है। क्या बताया पहले? बोथ कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप कैन बी आयनाइज्ड। कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप दोनों ही आयनाइज हो सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में कैसे आयनाइज होंगे ये जरा देखेंगे। एक थ्योरी का पॉइंट पहले आगे दिखाकर आता हूं और उसको अप्लाई करते हुए दिखाऊंगा। थ्योरी कहती है अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 इज द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 बार समझाऊंगा। अमाइनो ग्रुप इज द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन व्हाइल कार्बोक्सिल ग्रुप इज द डोनर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H+। तो अमाइनो ग्रुप का केमिकल नेचर क्या है? वो H+ एक्सेप्ट करता है मीडियम से। COOH का नेचर क्या है? वो H+ देने की एबिलिटी रखता है मीडियम को। इसका परिणाम क्या होगा? इससे ये आयनाइज होंगे। कैसे आयनाइज होंगे? इधर मीडियम वापस चलता हूं। यदि
बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। यदि सराउंडिंग मीडियम एसिडिक है, केमिस्ट्री लगेगी साथ में थोड़ी थोड़ी, यदि सराउंडिंग मीडियम एसिडिक है मतलब लो पीएच है, तो आप मुझे बताओ मीडियम एसिडिक है, लो पीएच है, तो मीडियम में प्रोटॉन कम या ज्यादा? हाँ जी, इंतजार कर रहा हूं आपके विचार लगाने का। यदि मीडियम एसिडिक है, लो पीएच है, तो मीडियम में इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब हाई H प्लस कंसंट्रेशन, प्रोटॉन ज्यादा है। और अगर मीडियम में प्रोटॉन ज्यादा है तो मीडियम में से प्रोटॉन कौन ले लेगा? NH2 ले लेगा, और एक्स्ट्रा प्रोटॉन लेकर क्या बन जाएगा? ये NH3। जैसे ही NH3 बना ये, तो इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया? क्योंकि नाइट्रोजन की सामान्य वैलेंसी तो 3 ही है, लेकिन अब बॉन्ड बन गए इधर 4, 3 तो हाइड्रोजन हो गए और एक ये कार्बन के साथ है, तो आपकी केमिस्ट्री लगेगी, लोन पेयर वाला पॉइंट लगेगा, उसके कारण इसमें आयनाइजेशन हो गया और नेट चार्ज क्या आ गया? प्लस आ गया। प्रोटॉन ले लिया इसने मीडियम से, अपने साथ जोड़ लिया ये। लेकिन क्योंकि मीडियम में ऑलरेडी प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए COOH अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं कर पाया। इस प्रोटॉन का रिलीज होना संभव नहीं है, क्योंकि मीडियम ऑलरेडी कह रहा है कि मुझे प्रोटॉन नहीं चाहिए, मुझे कोई H प्लस मत देना, मेरे पास ऑलरेडी प्रोटॉन ज्यादा है। अब न्यूट्रल पे आ जाओ। यदि मीडियम में पीएच न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीडियम मतलब न्यूट्रल पीएच है, तो उसमें ना तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। अब ऐसी स्थिति में क्या वो नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को NH2 ग्रुप को प्रोटॉन दे सकता है? यस, यह आयनाइज हो जाएगा। लेकिन क्या COOH का H प्लस मीडियम में जा सकता है? यस, ये भी आयनाइज हो जाएगा। COOH से क्या बन गया? COO माइनस। इसका H प्लस कहाँ गया? इसका H प्लस गया मीडियम में। तो मीडियम ने H प्लस इसको दे भी दिया और इससे ले भी लिया, क्योंकि बैलेंस कंडीशन चल रही है, मूवमेंट दोनों तरफ पॉसिबल है। तो ये कंडीशन आ गई, इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज आ गया। अब बेसिक पीएच देखना। बेसिक पीएच में, बेसिक मीडियम में हाई पीएच पर, अगर पीएच हाई है मतलब प्रोटॉन कंसंट्रेशन लो है। प्रोटॉन कंसंट्रेशन लो है। अगर प्रोटॉन कंसंट्रेशन लो है, मीडियम में कम प्रोटॉन है, तो मीडियम NH2 को प्रोटॉन दे ही नहीं पाएगा, और जब NH2 को प्रोटॉन दे नहीं पाएगा तो ये तो आयनाइज नहीं होगा। लेकिन मीडियम में कम प्रोटॉन है तो बहुत आसानी से इसका प्रोटॉन लूस्ट हो जाएगा। कहाँ जाएगा? मीडियम में। मीडियम तो मांग कर रहा है, लाओ जी दे दो प्रोटॉन, कम है मेरे पास, तो ये आयनाइज हो जाएगा। इसका मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट। लो पीएच पर कौन आयनाइज होगा? अमाइनो ग्रुप। हाई पीएच पर कौन आयनाइज होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। और न्यूट्रल पीएच पर कौन आयनाइज होंगे? दोनों। जब इसके ये दोनों ग्रुप आयनाइज हो जाएं, अमाइनो ग्रुप भी और कार्बोक्सिल ग्रुप भी, तब ये कंडीशन कहलाती है, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको मिलेगा क्वेश्चंस में कई बार आया हुआ, व्हेन बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एनी अमाइनो एसिड आर आयनाइज्ड, देन दिस आयनाइज्ड कंडीशन इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इस आयनाइज्ड कंडीशन को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। यह आयनाइज्ड कंडीशन कहलाती है ज्विटर आयन। अपने आप जरा एक बार दिमाग लगाएंगे, जो सामने लिखा हुआ है मैं एक बार और समझाऊंगा, फिर आगे चलूंगा। ध्यान से देखेंगे जरा ये स्टोरी क्या है। क्या
क्या केमिस्ट्री लग रही है? NH2 ग्रुप की टेंडेंसी प्रोटॉन लेने की, यदि मीडियम में प्रोटॉन काफी ज्यादा है मतलब पीएच कम है, तो अमाइनो ग्रुप को प्रोटॉन दे दिया जाएगा, ये बन जाएगा NH3 प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मीडियम में प्रोटॉन ज्यादा है, COH का H प्लस मीडियम में रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी मीडियम में प्रोटॉन ज्यादा है, तो कौन केवल आयनाइज हुआ? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप आयनाइज्ड एट लो पीएच एसिडिक मीडियम। ओनली कार्बोक्सिल ग्रुप आयनाइज्ड एट हाई पीएच बेसिक मीडियम, क्योंकि मीडियम के पास प्रोटॉन कम है, लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है, इसलिए इधर से प्रोटॉन रिलीज तो हो गया, इसको मिला नहीं। न्यूट्रल पीएच पर ज्विटर आयन बनेगा जिसमें दोनों ग्रुप आयनाइज्ड होंगे, इधर से इसको प्रोटॉन मिल भी जाएगा और इसका प्रोटॉन रिलीज भी हो जाएगा, दोनों आयनाइज हो जाएंगे, ये कंडीशन आएगी। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पीएच के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उसको प्रोटॉन कंसंट्रेशन से भी रिलेट करके बता दिया। दोनों आयनाइज हो जाए तो क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, बता दिया आपको कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है। ये पॉइंट की भी थ्योरी पीछे शो करिए। एट न्यूट्रल पीएच ये नया पॉइंट आया, एट न्यूट्रल पीएच एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैव नेट नेगेटिव चार्ज। ये भी बहुत गुड क्वालिटी क्वेश्चन, जबकि बेसिक अमाइनो एसिड्स हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल पीएच पर अप्लाई करके दिखाऊंगा, रखता भी चाहिए। अगर न्यूट्रल पीएच है तो एसिडिक अमाइनो एसिड का चार्ज कैसा? नेगेटिव। बेसिक अमाइनो एसिड का चार्ज कैसा? पॉजिटिव। करके दिखाता हूं। दो केस ले लिए मैंने। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन था हमारा? ग्लूटामिक एसिड था। इस ग्लूटामिक एसिड को आयनाइज करो न्यूट्रल पीएच पर, मतलब इसके जितने आयनाइजेबल पार्ट है सबको आयनाइज कर दो। अमाइनो ग्रुप आयनाइज टू NH3 प्लस, कार्बोक्सिल ग्रुप आयनाइज टू CO माइनस, लेकिन इसके R ग्रुप में एक और COH था, ये भी आयनाइज होगा। अब इसके चार्ज गिन लो, एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव इधर, बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो अलग कलर से दिखा रखा है मैंने, ये तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि H प्लस तो गया मीडियम में। तो जो एसिडिक अमाइनो एसिड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम को क्या देता है? प्रोटॉन। खुद पर चार्ज कैसा बचता है? नेट नेगेटिव। आप देख लो, प्लस माइनस माइनस, दो माइनस हो रहे हैं, खुद पर क्या चार्ज बचा? नेट नेगेटिव। इधर लिखा मैंने ग्लूटामिक एसिड, इसी को आयनाइज कर दूं तो क्या कहलाता है? केमिकली ग्लूटामेट। बिना आयनाइज हुए नाम ग्लूटामिक एसिड, आयनाइज होने के बाद नाम ग्लूटामेट। और नेट चार्ज कैसा? नेगेटिव। वही ग्लूटामिक एसिड लिया, उसको हमने आयनाइज कर दिया। बेसिक में किसका नाम लिया था? लाइसिन का। अब उसको आयनाइज कर लेते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड में नाम किसका लिया था? लाइसिन का नाम लिया था हम लोगों ने। इसको आयनाइज करके देख लो न्यूट्रल पीएच पर, इसके भी सभी NH2 COH सबको आयनाइज कर दो। NH2 आयनाइज्ड NH3 प्लस, NH2 आयनाइज्ड NH3 प्लस, COOH आयनाइज्ड CO माइनस। छोटे बच्चे को भी दिखेगा। नेट चार्ज कितने हो गए? दो तो प्लस हो गए, माइनस एक ही है। तो आयनाइज्ड लाइसिन पर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव आ गया, नेट। यही लिखा है। सो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैव नेट नेगेटिव चार्ज इन न्यूट्रल मीडियम एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स हैव नेट पॉजिटिव चार्ज इन न्यूट्रल मीडियम। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत गुड एक्सीलेंट पॉइंट, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन बनाने वाला पॉइंट है। खूब देखना है, ध्यान से पहचानना। एकदम चार्ज काउंट करके बता रहा हूं आपके सामने। सबको आयनाइज कर दो, चार्ज काउंट कर दो। इनके सभी NH2 COH को आयनाइज करो, चार्ज काउंट कर दो। स्ट्रक्चर पहले भी बताए इनके। फिर आखिरी छोटा सा पॉइंट याद करने वाला क्या आता है? एग्जाम्पल बेस्ड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तीन नाम है, तीनों ये याद करने पूछ ले जाते हैं। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनाइन, ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनके स्ट्रक्चर में पाया जाता है क्या? सल्फर। डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनाइन। फिर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिया, रिंग स्ट्रक्चर जिनमें पाया जाता हो, जो कहलाते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। केमिस्ट्री का टर्म,
एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। दो एग्जाम्पल याद करने हैं, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये दो एग्जाम्पल, जिसमें से ट्रिप्टोफैन पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनता है दैट ट्रिप्टोफैन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट कौन बताया था? ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट कौन? ग्लाइसिन, जिसका आर ग्रुप CH3 एलेनिन, आर ग्रुप CH2OH सेरीन। हाँ, पीछे की कहानी याद रखनी है पूरी। एल्कोहलिक अमाइनो एसिड बताया था CH2OH सेरीन। फिर इसके बाद अभी भी रिवाइज कराया आपको, एसिडिक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल कौन लिया था? लाइसिन। क्या इसके अतिरिक्त भी हैं? बिल्कुल है, लेकिन ये मुख्य एग्जांपल है, पहले इन पे कमांड आनी चाहिए। ग्लूटामिक एसिड को न्यूट्रल पीएच में आयनाइज कर दूं तो नेट चार्ज नेगेटिव, लाइसिन को न्यूट्रल पीएच में आयनाइज कर दूं तो नेट चार्ज पॉजिटिव। किसी अमाइनो एसिड में अगर उसका अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों आयनाइज हैं, क्या कहलाएगा? ज्विटर आयन। क्या कहलाएगा? ज्विटर आयन। अगर मीडियम बेसिक है तो किसको आयनाइज करेगा? अमाइनो ग्रुप को। अगर मीडियम एसिडिक है तो जहां हाई प्रोटॉन है किसको आयनाइज करेगा? अमाइनो ग्रुप को। और अगर मीडियम बेसिक है तो इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन की कमी है, किसको आयनाइज करेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप को। मीडियम से उल्टा जाना है ग्रुप पे। अगर मीडियम एसिडिक है तो आयनाइजेशन किसका? बेसिक वाले ग्रुप का। अगर मीडियम बेसिक है तो आयनाइजेशन किसका? एसिडिक वाले ग्रुप का। बहुत होशियारी से चलना है, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर और ये सिंपल पॉइंट याद करने वाले आ गए, ये मैंने बोल दिए सीधे सीधे। और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड कौन हो गया? ट्रिप्टोफैन हो गया। ये हमारी अधिकतर जो जानकारी है, बेसिक जानकारी अमाइनो एसिड के बारे में। एनसीईआरटी में भी जो पॉइंट्स हैं उनको साथ में अब कंबाइन करके पढ़ेंगे। मैंने इनके बारे में बताया है, सारी कहानी ये बताई है और उससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर किए हैं। हमारा अमाइनो एसिड्स का डिस्कशन आगे बढ़ते हुए, इस अमाइनो एसिड के डिस्कशन में जो अगला पॉइंट आता है वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का। किसको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं? ऐसे 10 अमाइनो एसिड हैं जो एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। वो अमाइनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं जिनको हमारी बॉडी इंटरनली नहीं बना सकती, हमें उनको एसेंशियली आवश्यक रूप से भोजन में ही खाना पड़ेगा। मीन्स वो एसेंशियल है जो हम बना नहीं सकते, क्योंकि उन्हें हमें एसेंशियली भोजन में लेना पड़ेगा। कैसे लिखा है? These amino acids must be obtained through food as they cannot be synthesized in our body। इनका हमारी बॉडी में सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ये 10 अमाइनो एसिड कौन से हैं? हाँ, कुछ लोग इस पे ध्यान देते हैं। IPL ये कहाँ से आ गया? इसको भी चलाएंगे। ये इसके लिए निमोनिक तैयार किया है, क्योंकि 10 अमाइनो एसिड याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है। क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से कौन कौन एसेंशियल है, कौन नहीं है। 2, 3, 4 के ग्रुप बना के ऑप्शन बना लेता है, कौन से ग्रुप में सारे एसेंशियल है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ता है। तो उस क्वेश्चन को करने में ये जो 10 अमाइनो एसिड है कौन कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, लाइसिन, जिसको मैंने क्या लिखा है? IPL, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, लाइसिन। फिर उसके बाद थ्रियोनिन, क्या लिखा है? TH, IPL तो। फिर मेथियोनिन, फिर वेलिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन। क्या लिखा मैंने इसको? IPL तो मैं भी ट्राई लूं। हाँ जी, थोड़ी बल्लेबाजी हो जाए। IPL तो मैं भी ट्राई लूं। और फिर क्या लिखा है? हाँ, तो यही रखना है। IPL तो मैं भी ट्राई लूं। हाँ, IPL तो मैं भी ट्राई लूं। हाँ, अब वो ट्राई करके देखते हैं। आई कौन? आइसोल्यूसिन। ये आ गया मेरे सामने, यही दिख रहा है आपको। IPL तो मैं भी ट्राई लूं। आइसोल्यूसिन, P फिनाइलएलेनिन, L लाइसिन, IPL तो TH थ्रियोनिन, मैं ME मेथियोनिन, V वेलिन, TRY ट्रिप्टोफैन, मैं भी ट्राई लूं ल्यूसीन। और उसके बाद हाँ, H हिस्टिडीन, A आर्जिनिन। ये इनको 10 को याद करने का तरीका है। पर इसमें कहीं कहीं थोड़ा संभल के चलना है। संभल के कैसे चलना है? क्या P से कोई और अमाइनो एसिड भी हो सकता है? हाँ जी, पूरे डिटेल में जाएंगे 20 के तो प्रोलीन भी है एक।
तो थोड़ा संभल के चलना है। अब आप जब उसको 6 बार पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रोलीन नहीं है, फिनाइलएलेनिन है। तो ये रट लिया आपने तो क्वेश्चन बनेगा आपका। आईपीएल तो मैं भी ट्राई लूं, हाँ। फिर और भी तरीका अपनाया है जिसमें केवल फर्स्ट वाला पार्ट यूज करने के बजाय उससे ज्यादा पार्ट यूज करके देखे हैं। मतलब 2 निमोनिक बता रहा हूं, कोई सा रट लो, आंसर बनना चाहिए। ये जो 2 हैं, दूसरे निमोनिक पर जाने के बाद से पहले बता दूं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये 2 अलग बॉक्स में क्यों लिखे हैं? ये सेमी एसेंशियल है, मतलब फुल एसेंशियल की कैटेगरी में नहीं है। अगर कोई पूछेगा एसेंशियल कितने, 10 ही आएंगे, क्योंकि सेमी में भी एसेंशियल वर्ड तो आ ही रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा? 10। हाँ, क्लियरली क्वेश्चन में लिखने लगे कि फुल्ली एसेंशियल कितने हैं, तब आंसर 8 जाएगा, फिर सेमी हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखना है, अपने आप बता देगा क्वेश्चन क्या करना है। फिर दूसरा तरीका लिया मैंने, इनको लिखने का पैटर्न बदल दिया और फिर एक और हिंदी में निमोनिक तैयार किया। इसे फिर ट्राई मत ले तेरी वॉट लगी, हाँ। हाँ जी, अभी बात हो रही थी ना, आईपीएल तो मैं भी ट्राई लूं, हाँ। अब उसमें दूसरा एंगल आ गया। पहले मैं कह रहा था, अब बच्चा जवाब दे रहा है। इसे फिर ट्राई मत ले तेरी वॉट लगी, हाँ। इसे कौन है? आइसोल्यूसिन। फिर में PHE साफ दिखेगा, मतलब प्रोलीन वाली गड़बड़ नहीं होगी। PHE, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलिन। इसे फिर ट्राई वही है, ट्रिप्टोफैन। इसे फिर ट्राई मत, एम में भी कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा, MET, मेथियोनिन। मत ले, ल्यूसिन। इसे फिर ट्राई मत ले तेरी, THE, थ्रियोनिन, THE, थ्रियोनिन। इसे फिर ट्राई मत ले तेरी वॉट, यहां कौन है? ये वैलिन। यहां कोई गड़बड़ नहीं होगी, वी में यही है, तेरी वाट लगी। यहां थोड़ा संभल के चलना है, क्योंकि हिंदी में लगी बैठ रहा था और कुछ है नहीं है। वो कौन है? लाइसिन। वो कौन है? लाइसिन। हाँ में वही है, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन वही है। तो आपको जो बैठ जाए, दोनों से आंसर वही आना है। 2 तरीके बता दिए। आईपीएल तो मैं भी ट्राई लूं, हाँ। फिर दूसरा तरीका, इसे फिर ट्राई मत ले तेरी वॉट लगी, हाँ। आंसर आ जाना चाहिए जी, अब आंसर नहीं बचना चाहिए। दोनों तरीके अपना दिए हैं, ध्यान से देख लेंगे दोनों को। एक आईपीएल वाला है, एक वाट लगने वाला है। जो ठीक बैठ जाए, आंसर चाहिए जी मुझे बिना एरर के। ये हमारे 10 अमाइनो एसिड्स जो एसेंशियल हैं और उनमें से 2 सेमी एसेंशियल हैं, उनकी चर्चा हो गई। अब इसके बाद पॉइंट आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, अमाइनो एसिड्स के बारे में ही। ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में भी डिस्कस की थी। क्या मीनिंग था? अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट करे तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। और राइट में रोटेट किया तो क्या कहा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेफ्ट में किया तो लिवो रोटेटरी। ये यहां पर बताया। अमाइनो एसिड्स also show the property of rotation of plane polarized light। क्या बोला था इसको? PPL, plane polarized light in dextro और livo। dextro क्या था? right handed direction। livo क्या था? left handed direction। dextro right, livo left handed direction। एक्सेप्ट एक अमाइनो एसिड को छोड़कर, किसको? ग्लाइसिन को छोड़कर। एक्सेप्शन भी अच्छे से याद रखना है। मतलब सभी अमाइनो एसिड में ये अकेला अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है? ये पॉइंट भी आएगा डिस्कशन में। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी ग्लाइसिन ने नहीं दर्शाई, बाकी दिखाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी शोन बाय दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिस्ट्री है थोड़ी। केमिस्ट्री कहता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन से कंपाउंड दिखाते हैं जिनमें कम से कम एक कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। जो बच्चा पहली बार 11th में देखता है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है ज्यादा। एक कम से कम एक एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन होना चाहिए। कैसे रिप्रेजेंट किया इधर देखेंगे। यहां इसका मतलब क्या है? 4 वैलेंसीज। एसिमेट्रिक कार्बन किसको कहेंगे? कार्बन की 4 वैलेंसी चारों अलग अलग ग्रुप से भरी गई हो तो एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन मस्ट बी फिल्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स।
यदि चारों वैलेंसीज पर 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप है तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिक कार्बन। ये देख लो, एलानिन का एग्जांपल लिया, ये कार्बन कायरल कार्बन कहला रहा है क्योंकि इसकी एक वैलेंसी पर क्या है H, एक वैलेंसी पर क्या है NH2 ग्रुप, एक वैलेंसी पर COH और चौथी वैलेंसी पर CH3। चारों वैलेंसी को भरने के लिए अलग अलग ग्रुप है। ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। तो इस अमाइनो एसिड में जो अल्फा कार्बन है वो कायरल हो गया। तो कायरल कार्बन वो है जो एसिमेट्रिक है, उसकी सभी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से भरी हुई है, चारों वैलेंसी। तो ये क्या एलानिन ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा? यस, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। हमने कहा था एक नहीं दिखाता है, कौन है वो? ग्लाइसिन। पहले भी बताया था सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड में, क्योंकि ग्लाइसिन का R ग्रुप क्या था? H था। ग्लाइसिन में R = H था। अब आप देख लो, इसके कार्बन पर, सेंट्रल कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर एक तरफ तो ये अमाइनो ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, लेकिन बाकी 2 वैलेंसी पर तो दोनों तरफ हाइड्रोजन आ रहा है। सो दिस कार्बन इज नॉट एसिमेट्रिक, नॉट कायरल। ये कायरल कार्बन नहीं है। और अगर कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स ग्लाइसिन इज द अमाइनो एसिड व्हिच डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ जी, केमिस्ट्री लगी है, फिर बोलूंगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी अमाइनो एसिड दिखाते हैं, यस। किसको छोड़कर? ग्लाइसिन। कौन दिखाएगा? जिसमें कायरल कार्बन हो वो दिखाएगा, जिसमें नहीं हो वो नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाने वाले का एग्जांपल केवल एक, ग्लाइसिन। बाकी सब अमाइनो एसिड में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, यस। उसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको सिंपल लेकर दिखाया, एलानिन। पहले भी इसका कंपोजिशन आपको बताया था। और बाकी अमाइनो एसिड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे स्टैंडर्ड एग्जांपल एकदम हमारी टिप्स पे रहने चाहिए। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का पॉइंट आ गया। अमाइनो एसिड की स्टोरी पूरी हो गई हमारी। अब इन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर हम प्रोटीन बनाएंगे। अमाइनो एसिड्स को जोड़कर सारी कहानी हमने अमाइनो एसिड्स की पढ़ ली। अब इन्हें जोड़ेंगे हम, और जोड़कर इनकी लंबी चेन बनेगी। और वो लंबी चेन क्या कहलाती है? वही कहलाती है प्रोटीन्स। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मसल्स वगैरह में, सब जगह। ये सेल का बिल्डिंग ब्लॉक, सेल बनाने में कौन बना रहा है? प्रोटीन। बॉडी में ज्यादातर एंजाइम भी कौन है? प्रोटीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं प्रोटीन्स बॉडी के अंदर। को काफी इंपॉर्टेंट चर्चा एनसीईआरटी ने भी बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करके दिया है, प्रोटीन्स की चर्चा को। दे आर हेट्रोपॉलीमर्स। तुरंत संभल के चलना है, एनसीईआरटी ने लिखा है दे आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। हेट्रोपॉलीमर मतलब सब प्रोटीन के लिए बोल दिया हेट्रोपॉलीमर है, मतलब किसी एक अमाइनो एसिड के रिपीट होने से प्रोटीन नहीं बनेगा। कार्बोहाइड्रेट में तो आप देख रहे थे ना, ग्लूकोज 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 रिपीट होता जा रहा था और लंबी चेन बन गई जी, पॉलीमर बन गया। यहां पर एक अमाइनो एसिड बार बार रिपीट नहीं होगा। हाँ, 2 बार 4 बार कहीं कहीं आ सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि पूरी चेन एक ही अमाइनो एसिड की बनी हो। अगेन आई से, क्या अमाइनो एसिड एक ही प्रोटीन में एक से ज्यादा बार आ सकता है? सेम, यस। लेकिन क्या एक ही लगातार आता रहेगा? नो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये हेट्रोपॉलीमर्स है, मतलब मोर देन 1 अमाइनो एसिड। एक से अधिक प्रकार के अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। जब बड़ा पॉलीमर बन जाएगा तो ये मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा। बड़ा पॉलीमर बन जाएगा तो मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा। मैंने कहा था अमाइनो एसिड में कि अमाइनो एसिड क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है, छोटे हैं। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ग्लूकोज क्या था? माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन स्टार्च क्या बन गया? मैक्रोमोलिक्यूल। बड़ा पॉलीमर है उसका। ग्लाइकोजन मैक्रोमोलिक्यूल है, सेल्यूलोज मैक्रोमोलिक्यूल है, पर ग्लूकोज जो उनको बना रहा है वो अकेले क्या है? माइक्रो। ऐसे ही अमाइनो एसिड क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, पर उससे बने हुए प्रोटीन्स क्या है? यहाँ अमाइनो एसिड से ये मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो मैं मेंशन करूंगा, क्या आपने कार्बोहाइड्रेट में पॉलीमर बनते हुए ब्रांचिंग ऑब्जर्व की थी? यस, ग्लाइकोजन में, एमाइलोपेक्टिन में
ब्रांचिंग थी। प्रोटीन्स में कभी किसी चेन में ब्रांचिंग नहीं होगी। हेट्रोपॉलीमर तो होंगे लेकिन कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ब्रांचिंग का कोई प्रावधान नहीं है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। कोई चेन जो बनती है प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड की, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, कभी नहीं है। मैक्रोमोलिक्यूल हो गए। अमाइनो एसिड्स आर एसोसिएटेड, कैसे जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूर आपने इसको पढ़ा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और डिटेल भी अभी आएगा। पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से बनेंगे, और जब ये मल्टीपल अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे तो उस लंबी चेन को बोलेंगे क्या? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। और यही क्या है? प्रोटीन है। यही क्या है? प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन और भी बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, एक से अधिक चेन हो सकती हैं, पर क्या एक पॉलीपेप्टाइड चेन को भी प्रोटीन कह सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चेन एक हो या उसके साथ और जुड़ मिल जाए, लिपट सकती हैं, बॉन्ड नहीं बनाएंगी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ब्रांचिंग नहीं होगी, वो क्लियर लिखा है मैंने। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी बन गई तो वो भी क्या कहला सकती है? प्रोटीन कहला सकती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। मल्टीपल अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड से जोड़े जाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के से जोड़े जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है। वेरी गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस का पॉइंट है। कुछ पॉइंट आसान। ये एक अमाइनो एसिड, ये सेंट्रल अल्फा कार्बन, एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप को तोड़कर लिखा है कैसे? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ इधर लिख दिया और ओ एच इधर लिखा है, यही तो सी ओ एच है, और ये इधर एच, और ये इसका आर ग्रुप। 1 लिखा है किस लिए? मतलब ये पहला अमाइनो एसिड है, ये बताने के लिए कि ये पहला अमाइनो एसिड है। और यही शो करने के लिए क्या लिखा है इस पे? nth अमाइनो एसिड। क्योंकि अगले को क्या बोलूंगा? n+1। अगले को क्या बोलूंगा? n+1। मतलब अगर ये n है तो इससे अगला क्या है? n+1 है। अगला अमाइनो एसिड लिया, उसमें इधर क्या, कौन सा ग्रुप आ रहा है इसका? ये अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिल उधर चला गया, और ये R2 लिखा है, इसका मतलब सेकंड अमाइनो एसिड का R ग्रुप, और ये इसका अल्फा कार्बन पर फिर H। तो इसका मतलब इन दोनों को इस प्रकार से प्लेस कर दिया। अब यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या रिएक्शन चल रहा है, जरा ये ऑब्जर्व करें आप। यहां से OH और यहां से H, ये माइनस होगा, माइनस H2O, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। OH इधर से और H इधर से, ये माइनस H2O होगा। इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन से ये एक वैलेंसी इधर से कार्बन की खाली होगी और एक खाली होगी इधर से नाइट्रोजन की, इसके माध्यम से आपस में जुड़ जाएंगे। इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन से ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का। ये आ गया पेप्टाइड बॉन्ड, ये आ गया पेप्टाइड बॉन्ड। खूब ध्यान से देख लेना है, कलर भी बदल के लिखे मैंने। इस सी डबल बॉन्ड ओ तक क्या कौन था? अमाइनो एसिड नंबर 1। आगे इधर से ये ग्रीन वाले से, लाइट ग्रीन से क्या आ गया? ये आ गया सेकंड अमाइनो एसिड। फर्स्ट और सेकंड के बीच में बॉन्ड कैसा? पेप्टाइड बॉन्ड, जो व्हाइट से शो किया है। ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन से। यहां पर 2 अमाइनो एसिड जुड़ गए। क्या लिखा है थ्योरेटिकली? कभी कभी तो डायग्राम बना के ऐसे रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, कभी कभी बिना रिप्रेजेंटेशन के थ्योरेटिकली लिखेगा। मैंने नीचे लिखा है कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। nth अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और n+1 अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द COH ग्रुप ऑफ nth अमाइनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ n+1 अमाइनो एसिड। ये लिखा नीचे, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन COH ऑफ nth अमाइनो एसिड, अपनी आंखों से क्लियर देखना है, COH ऑफ nth अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप ऑफ n+1। आपके सामने NH2 ग्रुप ऑफ n+1 अमाइनो एसिड। तो आपके सामने है, ये पॉइंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर बार ऐसे होता जाएगा। अगली बार अगर इसमें n+2 जोड़ोगे, आगे और जोड़ सकते हो। मैंने तो अभी एक बार बना के दिखाया ना आपको, तो 150 अमाइनो एसिड अलग अलग जोड़ने, जोड़ लो। n+1 का क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। अगले अमाइनो एसिड n+2 का क्या आएगा? अमाइनो ग्रुप। हर बार ऐसे होता जाएगा। जो पहले से है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, n वाले पोजीशन का, n+1 का अमाइनो, फिर आगे बनाओगे तो
जो पहले से है उसका कार्बोक्सिल और अगले का अमाइनो ग्रुप, हर बार ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब अभी हमने 2 अमाइनो एसिड लिए और उनका पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड पहचानना आना चाहिए। आपको क्या कर सकता है, एक तो सवाल आ गया जी पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, ये आ गया रिप्रेजेंटेशन। थ्योरेटिकली क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनमें लिखेगा पेप्टाइड बॉन्ड पहचानो, कौन है पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत बढ़िया रट्टा चाहिए जी, एकदम एक्यूरेट। इनके बीच में है CONH, 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 C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH के बीच में है। क्यों इस पे इतना दबाव दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बना देता है 2-3 अमाइनो एसिड जोड़ के, और भी जोड़ देगा आगे 1-2, और आपसे पूछेगा इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पहचानो। इन बॉन्ड पर लिखना शुरू कर देगा, A B C D E F, सब पर ऐसे नंबर डाल देगा। आपसे कहेगा पेप्टाइड बॉन्ड बताओ, तो बच्चा क्या याद करके बैठा है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बना था। अब यहां धोखा लगता है, आप नोटिस करेंगे इधर भी तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड वो है जहां पर C डबल बॉन्ड ONH है, C डबल बॉन्ड ONH है। जिस ग्रुप में C डबल बॉन्ड ONH है वही पेप्टाइड बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। और पहचानने का और आसान तरीका, C पहले आना चाहिए। NC वाला पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, CN वाला पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर ये भी रट लोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपसे कहीं स्ट्रक्चर पर मार्क करके पूछेगा पेप्टाइड बॉन्ड बताओ, तो C और N के बीच में ध्यान रहे, C और N सीक्वेंस नहीं बदलनी चाहिए, इसीलिए पूरा रटवा रहा था। C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। अब यहां पर और सवाल बनते हैं, वेरी गुड क्वालिटी। कितने अमाइनो एसिड अभी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, 2। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइपेप्टाइड। हाँ जी, भारी धोखा दिया जाता है, भारी। आपसे पूछेगा डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये पूछेगा। डाइपेप्टाइड नाम है क्या, डाइपेप्टाइड। बच्चा सोचता है अरे मैं इतना पढ़ा लिखा साइंस का स्टूडेंट, मुझसे ऐसा सवाल पूछते हो, ये लो डाइपेप्टाइड नाम है। डाइपेप्टाइड नाम में 2 दिख रहे हैं, पर भाई साहब बॉन्ड पेप्टाइड एक ही है। डाइपेप्टाइड में अमाइनो एसिड 2 हैं, पर पेप्टाइड बॉन्ड एक ही है। अमाइनो एसिड नंबर 1, अमाइनो एसिड नंबर 2, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब डाइपेप्टाइड लिखा होगा तो 2 अमाइनो एसिड है, लेकिन 1 पेप्टाइड बॉन्ड है। बहुत संभल के, ये धोखा देने की जगह है। ये जरा सी भी जानकारी की कमी हुई तुरंत चपेट देगा जी एग्जामिनर, और हमें पढ़ के ऐसा लगेगा कि अच्छा होनहार बच्चे से ऐसा सवाल पूछते हो, अभी बताते हैं, तो वहां चपेट में आ जाता है बच्चा, एकदम कोने में चुप, क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत देर तक ये भी पता नहीं चलता गलत क्यों हुआ, वो तो क्वेश्चन में लिखाएगी डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड, 1। डाइपेप्टाइड के अंदर 1 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, सही याद रखना है। ये पेप्टाइड बॉन्ड की हिस्ट्री आ गई जी, पूरी बता दी। अब इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के एंजाइम पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कि जब बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अमाइनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाया जाता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा। ये आ गया एंजाइम का डिस्कशन। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम का नाम, कैटालाइजेस द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की जिम्मेदारी किस एंजाइम की है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की। पहले तो नाम याद होना चाहिए कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की जिम्मेदारी है, और क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, मैंने कहा था ना बॉडी में ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये एंजाइम प्रोटीन नहीं है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये एक प्रकार का आरएनए है, राइबोसोम के अंदर पाया जाने वाला। इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम जरूरी है, क्योंकि जो एंजाइम प्रोटीन को बनाएगा
पेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा वो किसके अंदर उपस्थित है, किसके अंदर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड राइबोसोम्स। एक प्रकार का राइबोसोमल आरएनए है ये। कौन सा राइबोसोमल आरएनए? सेल बायोलॉजी की नॉलेज चाहिएगी आपकी। आपने मुख्य दो प्रकार के राइबोसोम पढ़े हैं, 70S 80S। 70S वाले राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, मैंने भी पीछे प्लांट किंगडम वगैरह में उनका डिस्कशन किया है। 70S राइबोसोम सेल बायो में बताता हूं कि 70S पूरा डिटेल देता हूं। अब यहां पर 70S राइबोसोम्स जो हैं, ये इनके अंदर इनकी बड़ी सब यूनिट में एक राइबोसोमल आरएनए पढ़ते हैं, वो है 23S राइबोसोमल आरएनए। जो 23S राइबोसोमल आरएनए है, ऐसे यहां लिखा 23S राइबोसोमल आरएनए है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। S राइबोसोमल आरएनए 28S, वो 80S वाले में। प्रोकैरियोट के 70S राइबोसोम में 23S राइबोसोमल आरएनए और यूकैरियोट के 80S राइबोसोम में बड़ी सब यूनिट के अंदर 28S राइबोसोमल आरएनए। एस भी बता रखा है, स्वेडबर्ग यूनिट। एस का मतलब क्या बता रखा है? स्वेडबर्ग यूनिट। ये राइबोसोम्स के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का पॉइंट होता है, कितनी तेजी से वो सेडिमेंट होगा, और सेडिमेंट वो तेजी से होगा जो भारी होगा। तो साइज के ऊपर भी इनके ये डिपेंड करता है। तो 23S ये क्लासिफिकेशन है एक प्रकार से राइबोसोमल आरएनए का, जो अपन सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट में भी डिस्कशन आता है इसका, प्लांट किंगडम में भी। 23S राइबोसोमल आरएनए, अभी दो नाम याद करने हैं पहले आपको, 23S 28S, 23S 28S। ये दोनों क्या है? राइबोसोमल आरएनए है। ये प्रोकैरियोट में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम करेगा और ये यूकैरियोट में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम करेगा। इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई। क्या क्या बेसिक पॉइंट रिपीट करता हूं। क्या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है? ना। किसका बना हुआ है? आरएनए का। फिर यहां नया शब्द आएगा, अगर एंजाइम, ये एंजाइम के चैप्टर पे जाएगा। इस चैप्टर में आगे जाकर डिस्कशन जो आता है बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी देता है, अगर एंजाइम आरएनए का बना हुआ है तो उसको बोलते हो राइबोजाइम। सो दिस एंजाइम इज राइबोजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, दिस एंजाइम इज राइबोजाइम। सब बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। राइबोजाइम, राइबोजाइम का मतलब होता है आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम। राइबोजाइम का मतलब होता है आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम। यदि आरएनए एंजाइम के रूप में काम करे तो ये राइबोजाइम कहलाता है। आपके सामने ये आ गया राइबोजाइम। कौन कौन से हैं? दो आरएनए के नाम बता दो। 23S किसमें? 70S वाले राइबोसोम में। 28S किसके अंदर? 80S वाले राइबोसोम में। ये जानकारी आ गई किसकी? एंजाइम की। तो देखो सब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अमाइनो एसिड जोड़े किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड बना के दिखाया आपको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एनथ का कौन सा ग्रुप? एनथ अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप। अगले का N+1 का अमाइनो ग्रुप। डिहाइड्रेशन रिएक्शन -H2O, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। पहचानने का तरीका बता दिया, C डबल बॉन्ड O NH। फिर एक डाइपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड? 2। पेप्टाइड बॉन्ड कितने? 1। किसने बनाया पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम किस चीज का बना है? राइबोसोमल आरएनए। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों बता दिए। एकदम टिप्स पे ये सारी चीजें आनी चाहिए। फिर ये पॉइंट एकदम साधारण है, मैंने पहले भी बोला है कि बॉडी के अंदर सेल्स में जो प्रोटीन्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। मतलब उसका मुख्य जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी के सेल्स का मुख्य स्ट्रक्चरल भाग बनाने में किसका रोल है? प्रोटीन्स का है। हाँ, बॉडी में कुछ राइबोजाइम जैसे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज था, ऐसों को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर मोस्ट एंजाइम्स, इसलिए मोस्ट लिखते हैं, ऑल नहीं लिखते हैं। पहले ऑल लिखा जाता था पर अब नहीं, अब लिखा जाता है कि ज्यादातर एंजाइम, मोस्ट एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स। ज्यादातर एंजाइम भी किसके बने हैं? प्रोटीन्स के। अब क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल कर रहे हैं? एंजाइम्स। तो इसलिए ये जो प्रोटीन्स हैं ये बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं।
ये सारी चर्चा आ गई, बेसिक चर्चा हमारी प्रोटीन के बारे में। जो यहाँ आपने पढ़ा ये सब गुड टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अच्छे से टिप्स पे लेना है। हाँ, एनसीईआरटी से थोड़े 2 कदम निकल कर आगे हैं, लेकिन जरूरी है, सारे आपको सबके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए मिलेंगे।